एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉम जोंग को डांटने लग जाती है कि डेंग की इस हालत के बारे में उन्होंने उसे नहीं बताया। जिसके बाद जोंग काम का कहकर बाहर जाने लगती है, पर मॉम उसे लीव लेने के लिए कहती है क्योंकि वो उसकी वाइफ है और उसे उसका ख्याल रखना होगा। जिस पर जोंग उन्हें बताती है कि अब हम डिवोर्स्ड हैं और मुझे इसका ख्याल रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मॉम बोलती है कि अभी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे इसका ख्याल रखना होगा, वरना मैं तुम्हारे डिवोर्स के लिए कभी भी एग्री नहीं करूँगी। मॉम उसे धमकाती भी है कि अगर वो कोर्ट गई तो हम ये कहेंगे कि प्रोसीजर के कंप्लीट होने से पहले उसका अफेयर चल रहा है। डेंग उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन मॉम चुप नहीं रहती और जोंग से बोलती है कि वो डिवोर्स के लिए मान जाएंगे, लेकिन जोंग को खाली हाथ जाना होगा। वो घर डेंग का होगा और उसे 1 मिलियन युआन ऐसा कंपनसेशन डेंग को देना होगा। जहाँ पर डेंग की बातों से पता चल रहा था कि ये सारी डिमांड उसकी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से अपनी मॉम को रोकता भी नहीं है। तभी जोंग भी मॉम से बोलती है कि वो चाहे जो मर्जी कर ले, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो घर मेरे मॉम डैड ने मुझे दिया था। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अब जोंग के मॉम डैड को कॉल कर देती है, जिनका कॉल देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। डैड किस तरीके से हिम्मत करके उनसे बात करते हैं, जिन्हें डेंग की मॉम जोंग को वापस से हॉस्पिटल भेजने के लिए कहती है और बताती है कि जोंग को तब तक उसका ख्याल रखना होगा जब तक डिवोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। मॉम डैड ये जानकर हैरान होते हैं, पर फिर डैड इस बात को लाइटली लेते हैं और मॉम से आज की बजाय उसे कल चलकर मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर डेंग की सिचुएशन सच में सीरियस होती तो वो उन्हें कॉल नहीं करती। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं, जो कि शियान को ऑफिस से पिक करके वापस घर पर ला रहा था, लेकिन तभी शियान को कुछ अजीब लगता है क्योंकि कार में से आज अलग फ्रेग्रेंस आ रही थी जो कि उसे पसंद नहीं थी, इसलिए वो विंडो खोल देती है। जब वो घर पहुंचता है तो शियान लीशु को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो काफ़ी जल्दी आ गई थी। तो गाँव बोलता है कि मैंने ही उसे अपने काम की मदद के लिए पहले बुला लिया। इसके बाद लीशु वापस डेस्क पर चली जाती है और गाँव को माइक्रोवेव से दूध का ग्लास निकालने के लिए कहती है, जिसे जब वो निकाल रहा था तो गर्म होने की वजह से उससे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग आ जाते हैं। लीशु जब गाँव की उंगली पर चोट देखती है तो जल्दी से ड्रॉअर से फर्स्ट एड निकाल लेती है, जो चीज़ शियान को काफ़ी अजीब लग रही थी। लेकिन उसमें से फर्स्ट एड ना लेकर वो खुद बैंडेजेस ड्रॉअर से निकालती है और गाँव को लगाती है। लीशु के जाने के बाद फिर शियान गाँव से पूछती है कि लीशु हमारे घर के बारे में लगता है ज़्यादा जानती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। इस पर गाँव कहता है कि लास्ट टाइम उसने आंटी की भी हेल्प करी थी। तो शियान से लीशु की आईडी मांग लेती है क्योंकि उसे उस पर शक हो रहा था और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो उसे वेरीफाई करना चाहती थी। इस पर गाँव बोलता है कि अगर तुम मुझसे उसके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहती हो तो मैं बता देता हूँ कि मुझे इस फैमिली की फिक्र है। तो शियान से इस बात का ख्याल रखने के लिए बोलती है कि वो काफ़ी सेंसिटिव है। अगले दिन हम देखते हैं कि गाँव लीशु से ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि उसने उसकी आईडी शियान को दी है। तो लीशु बोलती है कि ठीक है, फिर वो कुछ भी अब से पोस्ट नहीं करेगी। इसके बाद गाँव उसे एक रिंग देता है और बोलता है कि अब से तुम्हें अपनी फ्रेंड की रिंग पहन कर आने की ज़रूरत नहीं है। तो लीशु उसे ही उस रिंग को पहनाने के लिए कहती है, जिसे वो बिना कुछ सोचे खुद से पहना देता है। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जिसे जियांग कॉल पर जिया के साथ जाने के लिए मना रहा था क्योंकि जिया लियाओ को देखने जाने वाली है और वो चाहता है कि नानू से कंपनी दे। और वो लियाओ के पीछे इसीलिए पड़ा हुआ था क्योंकि वो काफ़ी जेन्युइन लड़का है। लेकिन नान बताती है कि वो अपने काम में काफ़ी बिजी है और उसे समझाती है कि अगर जिया को लियाओ पसंद नहीं है तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। नान को लगता है कि वो उसके प्रोफेशन को सीरियसली नहीं ले रहा, इसलिए वो गुस्से में कॉल कट कर देती है, जिस बात से जियांग को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग नान को लेने के लिए ड्राइवर को भेज देता है, लेकिन नान फिर भी मना कर देती है। तो ड्राइवर बताता है कि अगर आप नहीं चली तो मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि लियाओ के साथ में थी। वो तो उसे वहाँ पर खिलाया ही जा रहा था। तो जिया यहाँ पर उसे वेट की बात करने लग जाती है, जिससे कि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। इतने में नान वहाँ पर आती है, तो जिया से बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यहाँ पर इसे डेट करने के लिए क्यों आई हो। वो लियाओ से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि जिया तुम्हें पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि जब तुमने इसे हाथ में लाया था तो इसने घर आकर कई बार हाथ धोया। जो सब कुछ सुनने के बाद लियाओ को काफ़ी इंसल्ट फील होता है और वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है, लेकिन जिया इससे काफ़ी खुश हो जाती है। सीरा मॉम डैड पर आता है, जो कि डेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी जोंग वहाँ पर आ जाती है और उन्हें जाने से मना कर देती है, वरना डेंग की मॉम वहाँ पर कोई ना कोई सीन क्रिएट कर देगी। ऊपर से वो डिवोर्स के बदले अनफेयर डिमांड्स कर रही हैं। उन्हें घर और 1 मिलियन युआन चाहिए, लेकिन डैड उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे मॉम को भी जाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डेंग की मॉम शुरुआत में तो उन्हें इग्नोर करती है, पर जब डैड और मॉम जेंग से ज़्यादा बात करने लगते हैं तो वो उन्हें जोंग को बुलाने के लिए कहती है,
इस पर डैड बोलते हैं कि वो काम में बिजी है तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन दैंग की मॉम कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बार बार जोंग को बुलाने की जिद किए जा रही थी, यहाँ तक कि वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए भी कह देती है और जोंग को दैंग का ख्याल रखने के लिए भेजने को कहती है। जिनकी ऐसी बातें सुनकर डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर शांति से बात करने के लिए आए हैं, पर तुम लोग कुछ सुनने को ही तैयार नहीं हो। जिनकी ये बहस बढ़ती जाती है और हम मॉम डैड यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब शियान पर आता है, जिसे वॉशरूम से लिपस्टिक मिलती है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये उसकी नहीं थी। जिसके बाद वो आंटी के पास जाकर पूछती है कि बच्चों को उनकी नई ट्यूटर कैसी लगी। इस पर वो बताती है कि उन्हें वो काफ़ी पसंद आई। पर शियान के हाथ में लिपस्टिक देखकर आंटी भी कुछ परेशान हो जाती है, जैसे कि इस बारे में वो कुछ जानती हो। तभी शियान बोलती है कि गाँव ने कहा था वो आज डिनर के लिए नहीं आने वाला है ना, जिस पर आंटी हाँ कहती है। फिर हम नान को देखते हैं, जो कि डरते डरते जियांग से मिलने के लिए उसके रूम में जा रही थी। तभी जिया उसे आवाज़ देती है और बताती है कि मामला अभी गर्म है और वो उसे सब संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो नान घबराते हुए जियांग के पास जाती है, जो उससे पूछता है कि लियाओ ने जिया को आपसे डेट करने से मना क्यों कर दिया। इस पर नान बोलती है कि रीज़न उसने ही बता दिया होगा और जिया की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तुम कभी भी नहीं करवा सकते। लेकिन जियांग यहाँ पर उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने उसका कॉल काट दिया था। वो बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम दोनों के खर्चे उठाता हूँ, तो आइंदा से ऐसे कभी ना हो, और गुस्से में अपने हाथ में रखा हुआ ग्लास भी तोड़ देता है, जिसकी आवाज़ से जिया भी डर जाती है। नान भी इससे काफ़ी डर जाती है और जियांग बिना कुछ कहे ही चले जाता है। इसके बाद जब नान रूम में जा रही थी तब जिया उसे थैंक्स कहती है। फिर हम गाँव को देखते हैं, जिसे शियान कहीं बाहर चलकर डिनर करने के लिए पूछती है। फिर हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सिर्फ गाँव ही उससे बात किया जा रहा था, पर शियान कुछ भी नहीं कह रही थी। गाँव को लगता है कि वो फ्रेग्रेंस वाली बात को लेकर परेशान है, तो वो बताता है कि वो नई फ्रेग्रेंस उसे क्ले के साथ मिली थी, जिसे वो कार में रखकर भूल गया था। लेकिन शियान इस पर कुछ नहीं बोलती। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर दिखाती है, जो कि उसका नहीं था। तो गाँव कहता है कि ये लीशु का होगा, जिसे मैं बाद में पूछ लूँगा। पर शियान बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट के लिए वॉशरूम होते हुए भी वो हमारे वॉशरूम को यूज़ क्यों कर रही है। तो गाँव बोलता है कि कॉन्ग उस वॉशरूम को यूज़ कर रहा था, तो लीशु हमारा वॉशरूम यूज़ कर रही थी। भले ही गाँव के पास उसके हर सवाल का जवाब था, लेकिन अब शियान के मन में डाउट आ चुका था कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। गाँव यहाँ पर ऐसा दिखाता है जैसे उसके इस तरीके से शक करने से वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हो। लेकिन घर वापस आने के बाद भी शियान ने सबके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी कि लीशु यहाँ पर गाँव की वजह से आई है। अगले दिन हम देखते हैं कि दैंग की मॉम जोंग के ऑफिस पहुंच जाती है और उसे हॉस्पिटल चलकर उसका ख्याल रखने के लिए बोलती है। इस पर जोंग मना कर देती है और कहती है कि वो बिजी है। लेकिन इसके बाद मॉम ऑफिस के बाहर हंगामा करने लग जाती है। वो लाउड स्पीकर में जोंग की बुराई करती है और दैंग की हालत को बढ़ा चढ़ाकर बताती है कि ये सब जोंग की वजह से हुआ है। यहाँ तक कि वो उसके अफेयर के बारे में भी बताती है और कहती है कि ऐसी लड़की को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का हक नहीं है। वहीं जोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। वो उस बोर्ड को गिराकर मॉम से लड़ती है कि दैंग से उसका आप कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वो चाहे तो जाकर प्रोटेस्ट कर ले, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सब कुछ वहाँ पर खड़े हुए लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके बाद जोंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसे जाते हुए दैंग देख लेता है। वहीं ये वीडियो जब मॉम डैड तक पहुँचती है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। डैड तुरंत ही जोंग से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जोंग एक अकेले जगह पर जाकर रोने लगती है। जो सब कुछ दैंग पीछे से देख रहा था और उसकी ये हालत देखकर उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। ऑफिस के बाहर स्टाफ के लोग मॉम को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तब तक वहाँ से जाने से मना कर देती है जब तक जोंग हॉस्पिटल नहीं आती। इतने में मॉम डैड वहाँ पर पहुँचते हैं और दैंग की मॉम के लगाए हुए बोर्ड को हटाने लग जाते हैं। उनके बीच लड़ाई होती है। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, जिनसे वो दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन वो ट्रैफिक ऑफिसर था जो बस डैड को फाइन देने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। ये देखकर दैंग की मॉम हंसने लग जाती है। तब तक पीछे से जोंग की मॉम जाकर उनकी बोर्ड पर पानी गिरा देती है, जो देखकर फिर डैड भी हंसने लगते हैं। वहीं दैंग फिर जोंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी मॉम को समझाएगा कि वो ये सब ना करे। अगर वो नहीं मानी तो वो चाहे तो उसे मार भी सकती है। इस पर वो बोलती है कि तुम्हें मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और वहाँ से चली जाती है। वहीं मॉम डैड जोंग के घर आ जाते हैं, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता और ना ही वो कॉल उठा रही थी।
डैड की कमर में थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए वो बाहर ही बैठ जाते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद जोंग आ जाती है, जिसे डैड पूछते हैं कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो बोलती है कि वो अपना फ़ोन ऑफिस में ही भूल गई। डैड उसे होम टाउन चलने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देती है और उन्हें भी यहाँ से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसे कुछ टाइम अकेले बिताना था। ये देखकर मॉम को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो डैड को संभाल कर यहाँ से ले जाती हैं। सीन अब दैंग की मॉम पर आता है, जो कि अपना सामान लेकर वापस जा रही थी। तभी दैंग वहाँ पर आता है, उनसे बोलता है कि आज आपने काफ़ी सीन क्रिएट कर दिया। इस पर वो बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, तुम तो जोंग को कुछ कहोगी नहीं, पर मुझसे अब उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो पा रही। दैंग उन्हें कार में चलने के लिए बोलता है, पर उन्हें ये साइकिल वापस करनी थी जो कि वो रेंट पर लेकर आई थी, इसीलिए वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियान जोंग के घर पर उससे बात करने के लिए आ गई थी। वो उसे कुछ दिन लीव लेकर अपने घर पर रहने के लिए कहती है, पर वो मना कर देती है। फिर शियान उसे शांत करने के लिए बोलती है कि दैंग की मॉम ने जो कुछ भी किया, हम उनके खिलाफ ये डिवोर्स केस में यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए कि ऐसी फैमिली के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। वहीं मॉम और डैड जोंग के लिए उसकी पसंद का खाना पैक कर रहे थे ताकि वो उसे देकर आ सके, लेकिन डैड की कमर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था, उन्हें आराम करने की ज़रूरत थी। तभी नान वहाँ पर आती है, जिससे डैड ये सामान जोंग को देकर आने के लिए बोलते हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि डैड से खड़ा भी नहीं हो जा रहा, तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं। ये देखकर मॉम उन्हें चेकअप करवाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलते हैं कि आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। तब तक ये बात वो बच्चे से छुपाने के लिए कहते हैं। नान जब सामान लेकर शियान के घर पहुंचती है, तो शियान देखती है कि इसमें सिर्फ जोंग की पसंद का खाना था। इतने में जोंग को डैड का वॉइस नोट आता है, जिसमें वो उसे कुछ दिन शियान के घर जाकर रहने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उन्हें बता सकती है, वो हमेशा उसके साथ हैं। जो सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। शियान को तभी जियांग का कॉल आ जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि नान और जियांग के बीच झगड़ा हुआ है। उसका कारण पूछने पर नान बताती है कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो कोई डायरेक्टर है, इसलिए नान कुछ टाइम उसका रिप्लाई नहीं करने वाली। लेकिन शियान को जियांग बार बार कॉल कर रहा था, इसीलिए वो उसे उठा लेती है, जिसे जियांग बताता है कि नान के लिए वो उसके घर पर आया था, जहाँ डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है। जो बात पता चलते ही तीनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं, लेकिन तब तक डैड डिस्चार्ज लेकर मॉम के साथ वहाँ से जा चुके थे। ये देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। अभी मॉम डैड हॉस्पिटल के बाहर ही थे और वो नान और जियांग को देखकर छुप जाते हैं, लेकिन बैग बाहर ही रह जाता है। डैड मॉम से बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल का खर्चा उठाने में उनकी पूरी कमाई चली जाएगी, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहते थे। लेकिन फिर भी नान और जियांग उन्हें ढूंढ लेते हैं, जिनसे डैड कहते हैं कि उन्हें घर पर काफ़ी काम है और वो अब ठीक है, इसीलिए वापस जा रहे हैं, पर वो उन्हें चेकअप करवाने के लिए मना ही लेते हैं। उन्हें रूम में ले जाते वक्त मॉम नान को बताती हैं कि डैड पैसा खर्चा करने में डर रहे हैं, तो नान उन्हें समझाती है कि उन्हें पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रूम में आने के बाद शियान उनसे बोलती है कि ये सब कैसे हुआ, तो मॉम बताती है कि जोंग की मदर इन लॉ को रोकने के लिए उनसे लड़ाई हो गई थी, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जोंग तब बोलती है कि अगले कुछ दिन तक वही उनका ख्याल रखेगी, तो जियांग बाहर केयर टेकर अरेंज करने के लिए चला जाता है और तब तक बाकी सभी डैड को देखने लग जाते हैं, जिससे वो इरिटेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लीशु को देखते हैं, जिसकी रूममेट उसके हाथ में जब रिंग देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने तुम्हारे लिए डिवोर्स ले लिया। इस पर लीशु कहती है कि अभी नहीं, पर जल्दी ले लेगा। वहीं शियान जोंग को अपने घर पर ले आती है, जहाँ जोंग बाहर रखे पार्सल को जब उठाती है तो उस पर लीशु का नाम लिखा था, जो शियान को समझ नहीं आता कि वो अपना पार्सल यहाँ पर क्यों डिलीवर कर रही है। जब वो अंदर जाते हैं तो शियान जोंग को आंटी से मिलवाती है। वहाँ पर लीशु भी थी, जिसे देखकर शियान बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वो उसे उसका पार्सल देती है, जिसे लीशु खोलकर बताती है कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाने के लिए उसने क्ले मंगवाई है। लेकिन जोंग को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो इस बारे में बात करने के लिए शियान को रूम में ले जाती है और बताती है कि उसे लीशु ठीक नहीं लग रही है, उसकी नज़र ज़रूर गाँव पर है। तभी गाँव वहाँ पर अपनी बुक लेकर आता है, तो जोंग बाहर चली जाती है और शियान दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो गाँव से बोलती है कि लीशु को इस घर में अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और वो अपने नाम का पार्सल यहाँ पर नहीं मंगवा सकती, भले ही वो बच्चों के लिए था। तब भी उसे हम में से किसी का नाम लिखवाना चाहिए था, और उसे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी ये सब कैसे पता चला। गाओ जब लीशु की तरफ से जवाब दे रहा था तो शियान पूछते कि तुम उसे डिफेंड क्यों कर रहे हो, पर उनकी बहस बढ़ने लग जाती है। इस पर गाओ कहता है कि अगर वो चाहे तो लीशु को यहाँ से निकाल दे, वो कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद वो रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाता है, जिसके पीछे पीछे लीशु भी चली जाती है। ये देखकर जोंग को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद शियान आंटी से बोलती है कि अब से उसकी गैर मौजूदगी में वो यहाँ पर इंचार्ज रहेगी और लीशु को बच्चों को सिखाने के लिए कुछ भी सामान चाहिए होगा तो वो लाकर उसे देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशु अब भी गाँव के साथ में है,
जब वो उसे बताता है कि शान उसे निकालने के बारे में सोच रही है, जिससे वो खुश हो जाती है कि मतलब उसने अच्छा काम किया, इसका मतलब ऐसा करना उनके प्लान में था। सीन अब नान पर आता है, जिसे अपने स्टाफ से पता चलता है कि इस वर्कशॉप का रेंट डबल कर दिया गया है और अगर इसी तरह रहा तो वो लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन नान हैरान तब होती है जब उसे पता चलता है कि अब तक इस जगह का रेंट जियांग भर रहा था और अब उसने रेंट पे करना बंद कर दिया है, जबकि जियांग ने उसे कहा था कि ये जगह उसके दोस्त की है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रेंट भरने में। नान अब परेशान हो जाती है क्योंकि इस तरह वो उस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा रहा था, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए सीधा उसके पास चली जाती है। लेकिन वो उसे वहाँ पर बताता है कि वो मॉम डैड के लिए नया घर देख रहे हैं, क्योंकि अभी जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उसे कुछ टाइम में डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये सुनकर नान को काफ़ी बुरा लगता है कि जहाँ वो इतने टाइम से रहे हैं अब उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा। फिर नान अपनी बात पर आती है कि वो उसे उस पर फाइनेंशियली डिपेंड होने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं। इस पर जियांग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी वर्कशॉप का रेंट ना भर के मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन रियलाइज़ करवाना चाहता था। तो नान बोलती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ का रेंट इतना ज़्यादा है तो मैं वहाँ पर वर्कशॉप नहीं खोलती। जिसे वो बताता है कि उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, जब तक मैं हूँ तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नानू से बोलती है कि फिर तुमने जो ग्लास गुस्से में तोड़ा था उससे मैं डर गई थी, जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। सीन अब शियान पर आता है, जो कि देर रात तक काम कर रही थी। तभी जोंग उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्या हम गाओ और लीशु को ढूंढने के लिए चले कि वो कहाँ पर है। पर शियान इस बात को काफ़ी लाइटली लेती है, जो बात जोंग के लिए हैरानी की थी, क्योंकि शियान पहले कभी ऐसी नहीं थी। इतने में गाँव वहाँ पर आता है, जो कि काफ़ी ड्रंक था। उसे इस हाल में देखकर शियान रूम में आती है और पूछती है कि वो किसके साथ था जो कि इतना ड्रंक है। तो वो उसे फोटो दिखाता है कि वो अपने कलीग्स और सीनियर के साथ डिनर पर गया था और वहाँ पर लीशु नहीं थी। इस पर शान कहती है कि हमें लीशु के बारे में बात करके आपसे बहस नहीं करनी है। तभी गाँव पूछता है कि क्या मैंने कभी तुम्हें और चाइजिन को लेकर तुम पर शक किया है, तो तुम क्यों मुझ पर उसी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती हो। इस पर शान बोलती है कि चाइजिन मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया और मुश्किलों में मेरे साथ रहा। पर लीशु तुम्हारे साथ कब से है, या फिर कब उसने तुम्हारे मुश्किल टाइम में साथ दिया, फिर भी उसके लिए तुम मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे। इस पर वो बोलता है कि अगर सभी को मुझसे ही प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ, और वो बैग लेकर घर से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शान चाइजिन को बताती है कि वो गाँव से जब भी कुछ पूछती है तो उसे लगता है कि वो उस पर शक कर रही है। इस पर चाइजिन कहता है कि अगर ऐसा है तो गाँव को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो मतलब कि वो फालतू ही उस पर शक कर रही है। तभी शान को डैड का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि जोंग उनका फ़ोन नहीं उठा रही। शान जैसे ही जोंग को कॉल करती है तो वो उसे बताती है कि वो वापस अपने घर पर जा रही है, क्योंकि वो उसकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। शान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी जोंग उसकी बात नहीं मानती। जब वो घर पहुंचते हैं तो बाहर उसे एक लेडी मिलती है, जो कि उसे उस वीडियो के बारे में बात करने लगती है, जिसे इग्नोर करके जोंग जब जा रही थी तो वो लेडी बताती है कि हमें भी अपनी मदर इन लॉ से मिलवाओ, जो कि यहाँ पर आई है। ये सुनकर जोंग जल्दी से घर पर जाती है, जो देखती है कि अंदर देंग की मॉम बैठी हुई थी, जिन्हें जोंग दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, पर वो डोर नहीं खोलती और उसे इग्नोर कर देती है। जोंग अब पीछे के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने उस दरवाजे को भी लॉक किया हुआ था। ये देखकर जोंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मॉम जब टीवी देखते देखते कप नूडल्स खा रही थी तब उन्हें दरवाजे से कुछ आवाज़ आती है, जो वहाँ पर जाकर देखती है तो जोंग ने चाबी वाले से दरवाज़ा अनलॉक करवा लिया था। वो मॉम को धक्का देकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो रूम में से उनका सामान लेकर सामने फेंक देती है और उन्हें घर से चले जाने के लिए कहती है। पर वो बोलती है कि ये घर देंग का है और मेरे यहाँ पर रहने का पूरा हक है। तो जोंग उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स ने इसकी 60% डाउन पेमेंट की और आधी से भी ज़्यादा मंथली पेमेंट उसने खुद ही भरी है। देंग की सैलरी में तो बाथरूम भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इस पर मॉम बोलती है कि तुम्हें जॉब भी तो मैंने ही दिलवाई थी ना। इतने में पुलिस वहाँ पर आती है, जिन्हें जोंग ने बुलाया था। जोंग उन्हें बताती है कि ये लेडी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। फिर वो उन्हें इस घर की ओनरशिप की डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है। मॉम बोलती है कि वो इसकी मदर इन लॉ है, तो पुलिस उनसे उनका आईडी प्रूफ मांगती है, लेकिन उनके पास जो आईडी थी उसे उनके और देंग का रिलेशनशिप प्रूव नहीं हो रहा था। तो पुलिस देंग को बुलाने के लिए कहती है, जिसे मॉम जब कॉल लगाती है तो वो उनका फ़ोन ही नहीं उठाता। इतने में पुलिस के साथ आई लेडी इन दोनों की लड़ाई वाली वीडियो पुलिस को दिखाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये फैमिली मैटर है। इसीलिए वो इन दोनों को बात करके खुद से ये सब सॉल्व करने के लिए बोलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जोंग किचन, वॉशरूम और गेट लॉक करके अपनी रूम में चली जाती है।
पर इससे मॉम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम शियान को देखते हैं जब वो वापस जा रही थी, तभी उसे रास्ते में लीशु दिखती है जिसकी बस मिस हो गई थी। तो वो उसे अपने साथ आने के लिए बोलती है ताकि वो उसे सबवे तक लिफ्ट दे सके। कार में बैठने के बाद लीशु उससे बोलती है कि कल गाँव ने कहीं ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं कर ली थी ना, ये ऑफिस पार्टी थी जिसमें किसी को प्रमोट किया गया था जबकि गाँव इसे डिजर्व करता था। उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो उदास हो गया था, इसलिए उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। जिसकी ऐसी बातें शियान को अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी, जैसे वो गाँव पर अपना हक जता रही हो। इसके बाद लीशु उससे पूछती है कि क्या आप मुझे निकाल रही हो, तो शियान उसे थैंक्स कहती है उसके बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए और उसे ट्यूटर के काम से निकाल देती है। वो उसे बताती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है बिना किसी प्रॉब्लम के, जिसकी बात लीशु भी समझ जाती है और अपने स्टॉप पर उतर जाती है। शियान जब घर आती है तब गाँव कहता है कि वो इस बार कोई मेल ट्यूटर ढूंढ लेगा जिससे प्रॉब्लम ना हो, और वो शियान को अब से उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है। अगले दिन हम जोंग को देखते हैं जब वो सोकर उठती है तो उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब वो जाकर देखती है तो मॉम ने उसके रूम के बाहर दीवार खड़ी कर दी थी जिससे वो बाहर ना आ सके। जोंग को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जब बाहर आने के लिए ऊपर चढ़ती है तो उसे गिरने का डर लग रहा था, इसीलिए वो नीचे उतर जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती और अपने रूम से ही बाहर जाने के लिए रास्ता बनाने लग जाती है, जो देखकर वहाँ का मैनेजमेंट आ जाता है और जोंग को इसकी परमिशन लेने के लिए कहता है। इस पर वो उनसे बोलती है कि अगर परमिशन इतनी ज़रूरी है तो पहले अंदर जो काम हो रहा है उसे रुकवाओ। मैनेजमेंट अब मॉम से बात करने के लिए जाते हैं तो वो जोंग के खिलाफ कंप्लेन करती है कि उसने किचन और बाथरूम को लॉक कर दिया है और अब उनके पास खुद से चीज़ें बनवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैनेजमेंट वापस से जोंग के पास जाते हैं इस बार में बात करने के लिए। इस पर वो कहती है कि वो यहाँ पर ज़बरदस्ती रुकी हुई है और ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैनेजमेंट अब फिर से मॉम के पास जाते हैं तो मॉम कहती है कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की भी है। इस तरह उन दोनों से बात करते करते मैनेजमेंट की हालत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ नान को जियांग कॉल करके बताता है कि डैड फिर से हॉस्पिटल से भाग गए हैं और जोंग से मिलने गए हैं, इसीलिए उसने ड्राइवर को उसके लिए भेज दिया है ताकि वो जल्दी उनके पास जाए। जब नान मॉम डैड के साथ जोंग के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ है और रिपोर्टर्स तक आ गए थे। नान मॉम डैड को वहीं पर रोकने के लिए कहकर खुद जोंग के पास जाती है और भीड़ को वहाँ से हटाती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंग को वो लोग घर ले आए थे और शियान भी वहाँ पर होती है। सभी के सामने नान रूल्स पढ़ती है कि इस तरह की अपार्टमेंट की रेनोवेशन करने में उन्हें 50,000 से 1 लाख तक का फाइन लग सकता है और अगर डिवोर्स के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस भी चले तो सालों लग जाएंगे। लेकिन जोंग इसके लिए तैयार थी, पर वो ये घर किसी भी हाल में उस लेडी को नहीं देना चाहती थी, जबकि मॉम और डैड देंग की मॉम को घर देने के लिए तैयार थे। वो जोंग को समझाते हैं कि अगर वो इस तरह रही तो कोई भी उससे फिर शादी नहीं करेगा और वो यहाँ पर नहीं रह पाएगी। इस पर जोंग बोलती है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसने जॉब से रिजाइन कर दिया है क्योंकि देंग की मॉम उसे सुनाने के लिए हमेशा इसी का इस्तेमाल करती थी। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि उसे ऐसी जॉब दोबारा नहीं मिलेगी, जिससे उनकी बहस बढ़ने लग जाती है। सभी जोंग को ही चुप करवा रहे थे। इस पर वो बोलती है कि हर बार मुझे ही क्यों समझाया जाता है, कोई मेरी जगह खुद को रखकर नहीं देख रहा। जिसके बाद वो गुस्से में चली जाती हैं। उसके पीछे शियान और नान भी उसे समझाने के लिए जाते हैं। फिर हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं जहाँ पर शियान जोंग से पूछती है कि उसके पास अब कितनी सेविंग्स बची हुई है क्योंकि बिना जॉब के इस तरीके से वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस पर वो बोलती है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जल्दी ही कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। इसके बाद शियान उन दोनों को पुरानी बातें बताती है कि जब जोंग पहली बार उसके सामने आई थी तो डैड ने उसे बड़ी बहन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी और उन तीनों को एक साथ बड़ा करने के लिए मॉम डैड ने कितनी मेहनत की ये सिर्फ शियान को ही याद है। मॉम डैड हमेशा शियान को बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ याद दिलाते रहे, जो सुनकर नानू से उन्हें थैंक्स कहने के लिए कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो उतना सक्सेसफुल बन पाई। इन सब बातों से शियान जोंग को ये समझा रही थी कि उसे डैड के साथ आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। और बात रही सपोर्ट की तो शियान और नानू से हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जो देखकर उसे अच्छा लगता है। अगले दिन हम आंटी को देखते हैं जो जब गांव का टेबल साफ कर रही थी तब उन्हें लैपटॉप में उसकी चैट दिखती है जिसमें वो किसी को बता रहा था कि वो जल्दी ही डिवोर्स ले लेगा। इस पर दूसरी तरफ से रिप्लाई आया था कि उसे ये काम जुलाई तक करना होगा वरना काफ़ी देर हो जाएगी। इतने में गाँव वहाँ पर आता है जिसे घबराकर आंटी पानी का कप गिरा देती है। जब गाँव लैपटॉप उठाता है तो समझ जाता है कि उन्होंने मैसेज पढ़ लिया है। वो आंटी से बोलता है कि वो काम पर जा रहा है, जिसे रोकते हुए आंटी इन मैसेजेस के बारे में पूछती है तो वो उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है कि वो बस दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। ये बात वो शियान को बताने से मना करके चला जाता है, लेकिन उसके बाद से आंटी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ टाइम बाद
बाद शियान वापस आ जाती है, जिसे जब किचन से स्मेल आती है तो देखती है कि आंटी सूप गैस पर ही भूल गई थी, जिसे वो जल्दी से बंद कर देती है। लेकिन वो राइस कुकर का स्विच भी ऑन करना भूल गई थी। ये देखकर शियान समझ जाती है कि आंटी किसी वजह से परेशान है, तो वो उनसे सीधा ही पूछ लेती है और कहती है कि वो उनकी मदद करेगी। इस पर वो उसे गांव की चैट के बारे में बताना चाहती थी, पर वो उसे नहीं बताती और बोलती है कि वो वापस जाना चाहती है क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर शियान को बुरा लगता है क्योंकि वो उनके साथ घुल मिल गई थी। अब वो किसी और केयरटेकर के मिलने तक कुछ दिनों का टाइम मांगती है, जिसके लिए आंटी मान जाती है। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जो कि घर के बाहर आवाज़ सुनकर जब आती है तो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बैग्स रखे हुए थे। नान सर्वेंट से पूछती है कि कौन आ रहा है, पर कोई भी कुछ नहीं बताता। इतने में कार वहाँ पर आती है, जिसमें से जियांग की एक्स वाइफ शू सोमिन बाहर निकलती है। उसे अचानक से यहाँ पर देखकर नान हैरान थी। सुमिन फिर नान के पास आकर उसकी ब्यूटी पर कॉम्प्लीमेंट देती है और अंदर चली जाती है। नान उससे पूछती है कि जियांग ने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, तो वो कहती है कि मैंने उसे बताया था। फिर वो सर्वेंट्स को बैग जियांग के रूम में रखने का ऑर्डर देती है, जिसे नान मना करती है कि अब उसका वहाँ पर कोई भी हक नहीं है। तो सुमिन उससे बोलती है कि जियांग आज जो कुछ भी है उसमें मेरा हाथ है, तो मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। जिसके बाद वो रूम में चली जाती है। फिर नान जल्दी से जियांग को कॉल करती है, लेकिन वो बिजी आ रहा था, तो वॉइस नोट भेजकर सुमिन के बारे में बताती है और जल्दी आने के लिए कहती है। नान फिर रूम में जाती है, जहाँ पर सुमिन ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अब भी इस रूम पर उसका पूरा हक हो। वो केयरटेकर्स को ऑर्डर दे रही थी, जो चीज़ नान को पसंद नहीं आती। वो बोलती है कि तुम्हारा और जियांग का डिवोर्स हो चुका है और अभी मेरा रूम है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सुमिन बोलती है कि क्या तुम्हारा नाम इस घर की ओनरशिप कार्ड पर है, इसलिए तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। तो नान खुद ही उसके बैग्स रूम से निकालने लग जाती है। ये देखकर सुमिन को गुस्सा आ जाता है। वो नान को रोकने के लिए थप्पड़ मार देती है, जिसके बदले में नान उसके बैग को लात मारकर गिरा देती है और उसको भी थप्पड़ मारती है, जिससे कि उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। नान जब उसे पुलिस की धमकी देती है तो सुमिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं, जिसने अपनी बालकनी से अपने जाने का रास्ता बनवा लिया था। इतने में देंग वहां पर आता है और कहता है कि चीजें इतनी बढ़ गई थी तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। इस पर वो कहती है कि उसे कौन सा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर वो बोलता है कि कुछ दिन के लिए तुम मॉम डैड के पास चली जाओ और तब तक मैं मॉम को मना लूंगा। पर जोंग को लगता है कि वो भी अपनी मॉम के साथ देने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए उसे इग्नोर करके चली जाती है। वहीं जियांग जब घर पहुंचता है तो नानू से काफ़ी नाराज़ थी। वो उसे बताती है कि बचपन से लेकर अब तक उसे किसी ने नहीं मारा। जो सुनकर जियांग गुस्से में सोमिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे आके क्या चाहिए। तो बोलती है कि वो तो मैं तुम्हें फ़ोन पर ही बता चुकी हूँ। फिर वो उसे एक डायरी दिखाती है, जिसमें कुछ ऐसा है जिससे वो जियांग को ब्लैकमेल कर रही हो। ऊपर से वो अपनी टूटी नाक के लिए उसे 2 लाख युआन मांगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और जियांग मना करता है कि उसके लिए देना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं नान के पास हम शियानियों को देखते हैं, जो कि उसकी ये हालत देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि जियांग ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ को उसकी एक्स वाइफ मारे। उसे पूरी उम्मीद थी कि जियांग उसे अच्छे से सबक सिखाएगा और इसी बहाने जिया का भी बदला पूरा होगा, क्योंकि सोमिन उसे बहुत टॉर्चर करती थी। लेकिन जब जियांग आता है तो वो नान को बैग पैक करके कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं और चले जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर जिया और नान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नान जब इसका कारण पूछती है तो वो अभी बताने से मना कर देता है, जिससे नान गुस्से में अंदर चली जाती है। तो वो अब जिया को नान को समझाने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद भी हैरान थी। तभी सोमिन ऊपर से जिया को बोलती है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। इसके बदले में जिया उसे पहले हॉस्पिटल जाकर अपना चेहरा ठीक करवाने के लिए बोलती है, जिसे चुप करवाकर सोमिन जियांग को उसके लिए गाड़ी अरेंज करवाने के लिए कहती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम मॉम को देखते हैं, जो कि मार्केट से जब सामान लेकर वापस आ रही थी तो उन्हें दूर से नान दिखाई देती है। इतने में पीछे से शियान आती है, जिसे अचानक से देखकर मॉम चौंक जाती है। फिर वो उसे बताती है कि उन्होंने भी नान को देखा। तो शियान जाकर चेक करती है, वो नान ही थी, जो कि उन्हें देखकर रोने लग जाती है और उसे सब कुछ बता देती है जो कुछ भी हुआ। ये जानने के बाद शियान हैरान हो जाती है कि जियांग नान को बाहर कैसे निकाल सकता है। वो जियांग से बात करने के लिए जाने लगती है, पर वो उसे रोक देती है और बोलती है कि ये मैटर वो खुद हैंडल कर लेगी। शियान उसे फिर घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो डर रही थी कि डैड को पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि शियान जियांग से इस बारे में बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि जब उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया था तो सुमिन के पेरेंट्स ने उसकी काफ़ी मदद की थी, लेकिन जब उनका डिवोर्स हुआ
तो उसने सुमन को वो सब वापस कर दिया था जो कुछ भी उसका था, लेकिन उसने उन पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट किया और वो डूब गए, इसीलिए वो मेरे पास पैसे मांगने के लिए वापस आई है। मेरी बेटी उसके साथ रहती है तो मुझे उसे पैसे देने में कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रही है। पर शियान यहाँ पर सिर्फ ये कहने आई थी कि वो नान को उसके ही रूम से बाहर जाने के लिए कैसे कह सकता है, इसलिए वो उसे जल्दी से सुमन के साथ मैटर सॉल्व करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शियान वापस से नान के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है जो कुछ भी जियांग के साथ हुआ। शियान फिर नान को सजेस्ट करती है कि फिलहाल उसे अभी उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए, जियांग को टाइम देना चाहिए सब कुछ ठीक करने का। तब तक नान चाहे तो शियान के घर पर रह सकती है, पर वहाँ पर रहने से वो मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने स्टूडियो में ही रह लेगी। सीन अब दैंग पर आता है जो कि घर के बाहर मॉम का वेट कर रहा था। इतने में वो मार्केट से सामान लेकर आती है जो कि उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे अंदर बुलाती है। घर में आने के बाद देंग जोंग के कमरे के बाहर दीवार देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपनी मॉम को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि ये घर तुम्हें मिल सके, वरना कोई दूसरी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी और मैं तुम्हें अपने रिटायरमेंट फंड से एक पैसा भी नहीं निकालने दूंगी। तो देंग बोलता है कि फिर वो शादी नहीं करेगा। इतने में जोंग आ जाती है जो कि दूसरी तरफ से उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन इस पर वो ध्यान दिए बिना अंदर चली जाती है। देंग अपनी मॉम को बताता है कि उसने और जोंग ने मिलकर काफ़ी पैसे सेव किए थे, पर एक ऑनलाइन स्कैम में उसने वो पैसे गंवा दिए। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है और उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए देंग ऐसी बातें बना रहे हैं, जबकि वो सच कह रहा था। देंग भी समझ जाता है कि मॉम जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस घर को पा कर रहेंगे। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं जिसका ड्राइवर जियांग के कहने पर उसे एक पहाड़ पर बने घर में लेकर जाता है। तब जियांग वहाँ पर आता है और नान को बताता है कि उसे जिया के साथ कुछ दिन घर से बाहर ही रहना पड़ेगा ताकि तब तक वो सुमन के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। नान बोलती है कि अगले मंथ उसका एग्जीबिशन है और उसे काफ़ी प्रिपरेशन करनी है तो वो नहीं जा सकती है, पर इस चीज़ को लेकर उनकी बहस होने लग जाती है और जियांग अपना फैसला सुनाता है कि नान कल यहाँ से जाएगी और जियांग उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा। सीन अब वापस से देंग पर आता है जो कि घर से जाने के बाद अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि पुलिस में था और उससे कुछ मदद मांगता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम के पास कुछ पेजेस लेकर जाता है जो कि बैंक की स्टेटमेंट और चैट लॉग थे जो तब की थी जब उसके साथ स्कैम हुआ था, जिन्हें देखने के बाद मॉम बोलती है कि क्या तुम सच में जोंग को सब कुछ दे देना चाहते हो। तो बताता है कि वो सब कुछ शांति से ख़त्म करना चाहता है। इस पर मॉम उसे मारने लग जाती है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगर बाहर आए तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी और वो सोसाइटी में नहीं रह पाएगा। लेकिन वो बस उनसे इतना कहता है कि अगर उन्होंने जोंग के खिलाफ केस किया तो उल्टा वही प्रॉब्लम में फंस जाएगा क्योंकि सारी सेविंग उसकी वजह से चली गई थी। जो सब कुछ होने के बाद मॉम रोने लग जाती है कि वो ऐसा भी कर सकता है। फिर हम नान को देखते हैं जो जब वर्कशॉप पर आती है तो उसे वहाँ पर एक पार्सल मिलता है जिसे जब वो खोलती है तो उसमें एक पेपर स्प्रे था जो कि शान ने उसे भेजा था। इतने में वहाँ पर सुमिन आती है जिसे वहाँ पर देखकर वो हैरान थी। नान की एम्प्लॉयज़ जब पूछती है कि ये कौन है तो सुमिन बोलती है कि मैं इस जगह को फंड करती हूँ। नान उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है तो सुमिन कहती है कि वो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई है, उसने जो उसकी नाक तोड़ी है इसका। इसके बाद सुमिन यहाँ पर रुककर नान के आर्ट वर्क को तोड़ने लग जाती है और जब वो एक प्रीशियस आर्ट वर्क फेंकने वाली थी तो नान उसकी आँख में पेपर स्प्रे डाल देती है और उसे बचा लेती है। लेकिन इस सबसे सुमिन की आंखें काफ़ी ज़्यादा जलने लग जाती है और उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग सब के लिए नान पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। वो उसे बोलता है कि मैं सुमिन से नेगोशिएट कर ही रहा था कि तुमने अपने उन कांच के आर्ट वर्क के लिए ये सब कुछ बिगाड़ दिया। नान बोलती है कि हमने उससे कुछ ले नहीं रखा है जो कि तुम उसकी बातें मान रहे हो, पर इससे वो उस पर और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसे बोलता है कि जिस बारे में तुम जानती नहीं उस बारे में मत बोलो। सीन फिर देंग पर आता है जो कि जोंग से मिलकर उसे बताता है कि उसकी मॉम यहाँ से जाने के लिए मान गई है, वो कुछ दिन में घर को पहले जैसा करवा देगा। ये सुनकर वो हैरान होती है कि वो अचानक से कैसे मान गई। देंग फिर उसे डिवोर्स के बारे में पूछता है। इस पर वो कहती है कि वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन अब डेट निकल जाने की वजह से उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। जिसके बाद देंग उदास होकर चला जाता है। फिर हम शियान को देखते हैं जब वो घर पर पहुँचती है तो आंटी उसे बताती है कि वो कल वापस जा रही है क्योंकि उनके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो उससे माफ़ी मांगती है कि वो टाइम से पहले जा रही है, लेकिन जाने से पहले वो सभी की पसंद की काफ़ी चीज़ें मार्केट से लेकर आ गई थी। ये देखकर शियान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उनसे उनके बेटे के ठीक होने के बाद वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उनके मन में गाँव की वही चैट वाली बात चल रही थी जिसमें वो डिवोर्स लेने की बात कर रहा था। वो शियान को भी इसके बारे में बताने लगती है, पर इतने में गाँव बच्चों के साथ वापस आ जाता है तो आंटी उसे बता नहीं पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि शियान को थोड़ा सा डाउट था कि आंटी की बेटी की तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ सकती है। वो उसके ऑफिस में फ़ोन करती है और उसे पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और डेली ऑफिस आ रहा है। ये सुनकर वो हैरान थी
और इसके बारे में सब कुछ गाँव को बता देती हैं। तो वो शियान से बोलता है कि हो सकता है कि आंटी यहाँ पर काम की प्रेशर की वजह से वापस जाना चाहती हो और उनके आने के बाद हमारे बीच छोटी छोटी लड़ाइयों से भी हो सकता है कि वो परेशान हो। इस सब का ब्लेम वो शियान पर डालता है कि वो लोगों से बात ही ऐसे करती है कि सामने वाला उसे टॉलरेट ही नहीं कर सकता। रात को फिर हम देखते हैं कि आंटी जब कपड़े धो रही थी तब उन्हें गांव की पॉकेट से 2 हॉट स्प्रिंग की टिकट मिलती है। इतने में शियान वहां पर आती है, जिसे देखकर आंटी वो टिकट वापस से रख देती है। लेकिन जब शियान पूछती है कि वो क्या था तो वो टिकट के बारे में उसे बता देती है। ये जानकर शियान हैरान होती है और उनसे वो टिकट मांगती है ताकि वो उन्हें फेंक सके। पर टिकट्स देखने के बाद वो आंटी को बता देती है कि वो जानती है कि उनका बेटा ठीक है और इसके हिसाब से उसका कारण वो खुद को समझ रही थी। आंटी उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो काफ़ी अच्छी हो, और घबराते हुए मना करने लग जाती है कि उन्हें ना कुछ भी नहीं पता। इतने में गाँव वहाँ पर आ जाता है जो शियान से बोलता है कि अब तुमने आंटी से क्या बोल दिया। जहाँ गाँव को देखकर आंटी बिल्कुल ही चुप हो जाती है। वो आंटी को अपना सामान पैक करने के लिए बोलता है और वो चली जाती है। उनके जाने के बाद शियान वो टिकट्स गाँव के सामने रख देती है। इस पर वो बोलता है कि वो अपने मेल मेंटर लियो के साथ वहाँ पर गया था, लेकिन शियान इस बात पर यकीन नहीं करती और बोलती है कि कल वो लियो से इस बारे में जाकर खुद पूछेगी। अगर उन्होंने भी झूठ कहा तो वो खुद हॉट स्प्रिंग जाकर वहाँ पर पता करेगी। इस पर वो घबरा जाता है और उसे बताता है कि वो लीशु के साथ वहाँ पर गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।